वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां बताया जा रहा है कि रोहित पवार मरीन ड्राइव पहुंचे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया और रोहित पवार दिखे नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि वीसीआर समेत एरो कंपनी पर एक्शन की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रोहित पवार मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। लेकिन शिकायत ली, कहा हम जांच करेंगे फिर आगे देखेंगे क्या करना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। रोहित पवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल लिखित शिकायत ही स्वीकार की है। पुलिस की ओर से कहा गया कि मामले की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई कर इस पर फैसला लिया जाएगा। इस रवैये से रोहित पवार नाराज दिखाई दिए और बताया जा रहा है कि उन्होंने वीसीआर समेत आरओ कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो रोहित पवार आज मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। रोहित पवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल लिखित शिकायत ही स्वीकार की है। पुलिस की ओर से कहा गया कि मामले की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। इस रवैये से रोहित पवार नाराज दिखाई दिए। उन्होंने वीसीआर समेत एरो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रोहित पवार मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस ने उन्हें एफआईआर लेने से मना कर दिया। लेकिन शिकायत ली, कहा हम जांच करेंगे फिर आगे देखेंगे और क्या करना है। रोहित पवार नाराज भी दिखाई दिए और बताया जा रहा है कि पहले मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला भी लिया जाएगा। इस रवैये से रोहित पवार नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने वीसीआर समेत एरो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इंक्वायरी तब चाहिए होता है जब आपके मन में डाउट। पहिली गोष्ट माहिती तुमच्या विभागाचा पण माणूस गेला त्याच्यामध्ये तुम्ही काय बोला तुम्ही बोला हे कशाला साहेब पहिली गोष्ट आम्हाला ऍप्लिकेशन द्यायचं और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सर्वेश तिवारी जी। जी सर्वेश जी, क्या जानकारी है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्या कोई कानूनी वजह है? देखिए, जिस तरह से डीजीसीए ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, कल देर शाम में ही ये रिपोर्ट्स आ गई थी तमाम सोशल मीडिया पे, साथ ही उसके बाद रोहित पवार के पास भी रिपोर्ट पहुंची थी। जिस तरह से महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हुई थी एक प्लेन हादसे में बारामती में, उसको लेकर शुरुआत से ही रोहित पवार जो है संघर्ष कर रहे थे। एक से एक जो टेक्निकल जानकारी हो, चाहे दूसरी मशीनरीज की जानकारी हो प्लेन को लेकर, वो तमाम जानकारी मीडिया के सामने बार बार रख रहे थे। शुरुआत में हालांकि भले ही शरद पवार ने कह दिया था कि ये एक हादसा है, इसके अलावा कुछ नहीं, ताकि मामले को थोड़ा सा एक बैलेंस किया जा सके, क्योंकि अजित पवार का जो एक क्रेज था महाराष्ट्र के लोगों में, वो बहुत बड़ा क्रेज था, लोगों को चाहते थे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसके बाद ये रिपोर्ट्स काफी चौंकाने वाली है। डीजीसी ने साफ करके जो वीएसआर कंपनी है उसकी जितने कुछ 4 से 5 अलग अलग प्लेन है, उनकी
जो मेंटेनेंस है, उसके जो पूरे अंदर की जो पूरी काम करने की जो पद्धति है कि प्रॉपर रूप से हवाई जहाज उड़ सकते हैं कि नहीं, क्या इसमें कोई खराबी कि नहीं, तो उस रिपोर्ट्स पे डीजीसीए ने आपत्ति जताई है और काफी कार्रवाई करके उन्हें पूरी तरह से उड़ान उनकी रद्द कर दी है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद डीजीसीए पर भी सवाल उठाते हुए रोहित पवार ने कहा है कि सिर्फ एसआर कंपनी पर ही पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि जो डीजीसीए की उन तमाम अधिकारियों को भी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के मामलों को देखते हैं और एक दिन, 2 दिन या महीना भर ही देखते हैं। उनका काम ही है कि इस तरह की मूवमेंट को देखा जाए। तो आज पूरे जो रिपोर्ट्स को लेकर उन्होंने सबसे पहले मीडिया से बात की, उसके बाद महाराष्ट्र विधान भवन के नजदीक जो मरीन ड्राइव पुलिस थाने, वहां पर अपने टीम के साथ गए थे एफआईआर दर्ज कराने कि अजीत पवार का जो मौत है वो कहीं न कहीं एक साजिश के तहत हो या एक लापरवाही हो, उसको तहत एफआईआर कराना चाहते थे। लेकिन यहाँ की जो लोकल पुलिस थाने की टीम है, मरीन ड्राइव थाने के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ टेक्निकल बातों का हवाला दिया कि यहाँ पर ये एफआईआर नहीं हो सकती। हालांकि जो प्रोसेस है, जो हमारी जानकारी है, जहाँ काफी सालों से हम जानते हैं कि जीरो बेसिस पे एक एफआईआर दर्ज करके जहाँ का मामला होता है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा घराना है, काफी ऊंचे लोग हैं, तो हो सकता है कि इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए उस पुलिस अधिकारी ने कुछ रिक्वेस्ट किया हो, कि विनती की हो कि क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। अब कल पूरी तरह से जो जानकारी मिली है अभी थोड़े समय पहले कि बारामती में रोहित पवार अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ ही अपने कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कल बारामती के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, जहां जिस पुलिस थाने के हद में हादसा हुआ था, वहां पर अजीत पवार की मौत को लेकर एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद आने वाले दिनों में रोहित पवार के पास ऐसी कई जानकारियां हैं, जो जानकारी हमें मिली है उनके कुछ नजदीकी लोगों के जरिए, उनके पास कई ऐसी जानकारियां हैं जिनमें कई बड़े लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। अगर प्रशासन ने या केंद्रीय एजेंसी जो है सीबीआई या जो स्टेट लेवल की सीआईडी अगर प्रॉपर रूप से अगर काम करती है, जांच रिपोर्ट प्रॉपर रूप से सामने आती है, जो भी दोषी हो, अगर ये मान के चला जाए कि अजीत पवार की मौत एक प्लेन हादसे में ही हुई थी, अगर इसे मान के चला भी जाए, लेकिन प्लेन हादसा हुआ कैसे, क्या उसमें कोई कोताही बरती गई थी, लापरवाही बरती गई थी, एरोप्लेन में जो डीजल या पेट्रोल के कैन कैसे रखे हुए थे, ऐसे कई दर्जनों सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी तक ना तो एसआर कंपनी ने दिए हैं, ना ही डीजीसीए की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। तो पूरा सवालों का जो पूरा एक पुख्ता जो एक फाइल कह सकते हैं, वो फाइल का जो पूरा जखीरा है रोहित पवार के पास, शायद उसके बलबूते पे, और वो फैक्टेबल जानकारी है, उसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से एक बाद एक जानकारी रख रहे हैं, तो कल एक एफआईआर का जो प्रोसेस है वो बारामती में पूरा होते हुए नजर आएगा। और आने वाले दिनों में ये एफआईआर के जरिए चाहे सीबीआई हो, चाहे स्टेट की सीआईडी टीम हो, आने वाले दिनों में डीजीसीए के भी कई लोग इस मामले में नप सकते हैं। साथ ही वेसार कंपनी पर जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, आने वाले समय में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, कई जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वेसार की तमाम गतिविधियों पर हमेशा के लिए नकेल भी लग जाए। जी रोहित पवार ने वीसीआर और एरो कंपनी पर जो आरोप लगाए हैं, उन्हें किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? देखिए, जिस तरह से चाहे कोई भी वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो एरोप्लेन से उड़ान भरने के लिए, तो उस वीआईपी मूवमेंट के पहले कई टेक्निकली प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं जिनको चेकआउट किया जाता है। उस चेकआउट करने में मंत्रालय प्रशासन जो यहाँ का हमारा सरकार है, उसमें कुछ अधिकारी होते हैं। बाद में वीएसआर कंपनी जो प्लेन को लेकर पहले सूरत से मुंबई आए थे, फिर मुंबई से पूना, फिर पूना से बारामती गए थे, उस प्लेन की भी तकनीकी रूप से जांच की जाती है कि उसकी तमाम जितनी गतिविधियां हैं उड़ान भरने के लिए, वो प्रॉपर रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे को लेकर सभी लोग भौचक्का रह गए थे कि ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे। लेकिन रोहित पवार ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब अभी तक तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना तो डीजीसी के पास है, ना तो वीएसआर कंपनी के पास। जिस तरह से रोहित पवार बार बार कहते हैं कि इनके तार देश के कई बड़े, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बड़े नेता हो, उनसे जुड़े हुए हैं, और आए दिन वही बड़े लोग इसी वीएसआर कंपनी के फ्लाइट के जरिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े जो मूवमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े मीटिंग्स या सभाएं होती हैं,
उन सभाओं में जाने का काम करते हैं। शायद यही वजह है कि उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन डीजीसीए ने जिस तरह से एक रिपोर्ट पेश करके फिलहाल अभी उनकी 4 से 5 जो फ्लाइट मूवमेंट को पूरी तरह से कुछ गलत चीजें बताई हैं कि ये पूरी तरह से पुख्ता लेवल पे इसे उड़ान भरने में ये काबिल नहीं है। फिलहाल उन पर प्रतिबंध जरूर लगाया है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 विमानों पर प्रतिबंध लगाने से रोहित पवार खुश नहीं है। उनकी जो मंशा है कि आने वाले दिनों में विशार कंपनी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, और वो किसी को धमकाने या शायद जो भी जानकारी दे रहे हैं, डायरेक्टली उनकी बातचीत नहीं हो रही है। वो अपने एक पूरा लीगल प्रोसेस जा रहे हैं। जब भी उनको मीडिया से बात करना होता है, मीडिया के सामने रखते हैं, और उनके परिवार से भी बातचीत होती रहती है, चाहे शरद पवार हो, चाहे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जो है अजित पवार के बाद उनकी धर्मपत्नी उपमुख्यमंत्री बनी है सुचित्रा पवार हो, तो पूरा परिवार भी इस समय उनके साथ है। और कोई गलत एक्टिविटी या गलत जानकारी रोहित पवार नहीं दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि डीजीसी की जो रिपोर्ट है ये जीता जागता सबूत है कि कल उसकी रिपोर्ट्स आई और विशार कंपनी की 4 जो फ्लाइट हैं उसमें कई तरह की कोताही देखी गई है। जी, तो क्या इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा सकता है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, अभी बारामती में अगर कल एफआईआर अगर दर्ज होता है तो आने वाले दिनों में एफआईआर जब दर्ज होगा तो बाकायदा उस एफआईआर में संबंधित कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उनके नाम मेंशन किए जाएंगे एफआईआर में। क्योंकि जब एक शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराता है तो उसमें किसके खिलाफ आपको शिकायत है उनके नाम मेंशन किए जाते हैं। अब उन नामों की सूची में किन किन के नाम दर्ज किए जाएंगे, एक जाहिर सी बात है विशार जो कंपनी है उसके नाम तो आएंगे ही, उसमें डीजीसीए के भी कुछ लोगों के नाम की फाइल, उनके डिटेल है उनके पास, उनके नाम भी मेंशन हो सकते हैं। तो कल एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम उन लोगों के नाम सामने आएंगे कि रोहित पवार के टारगेट पे कौन कौन है। टारगेट या कहें कि जो लापरवाही की उन्होंने बरती थी उन तमाम लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज होंगे। एफआईआर की कॉपी आने के बाद उन तमाम के नामों की जो सूची है वो जाहिर की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी जानकारी देने के लिए।